इंट्रोडक्शन के बाद अब जितना हमने सीखा है, अभी इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने देखा होगा, व्रत संबंधित इंट्रोडक्शन दिया था हमने, और उस सारी नॉलेज को अब सम अप करने का टाइम है, यानी कि कितना सीखा है उस लिहाज से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रश्नावली 10.1 के। और पहला प्रश्न है कि खाली स्थान भरो, और उसमें 6 क्वेश्चन है खाली स्थान में, और आपकी नॉलेज का टेस्ट होना है। अगर कुछ चीजों में कंफ्यूजन होगा तो यहां क्लियर हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है जब हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन दिया था। तो चलिए इंट्रोडक्शन वीडियो का सहारा लेते हुए बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए खाली स्थान में सबसे पहला जो पार्ट है वो कह रहा व्रत का केंद्र व्रत के खाली स्थान में स्थित है। कहां स्थित है? 2 ऑप्शन दिए हैं, बहिर्भाग या फिर अंतर अभ्यंतर में। यानी कि या तो देखिए व्रत का केंद्र जो होता है अंदर वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? अभ्यंतर कहते हैं, इंटीरियर कहते हैं ना, इंटीरियर कहते हैं ना, यानी कि अभ्यंतर। तो व्रत का केंद्र तो इंटीरियर में ही होता है, अभ्यंतर में ही होता है, हिंदी में अभ्यंतर कहते हैं, अभ्यंतर है ना आपके पास में। तो यहां पे आ जाएगा ये वाला पोर्शन, तो ये सबको पता है, अभ्यंतर यहां पे लिख देंगे, और ये आपका पहले का आंसर है। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई शर्म नहीं होगी बताने में, ठीक है। दूसरा, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। अच्छा, ये सोचने वाला है थोड़ा सा। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो के में स्थित होगा। किस भाग में स्थित होगा? देखो अगर मेरे पास में सपोज कर लो मेरे पास ये वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या ये है, सपोज कर लो इसकी जो है वो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। कितने की है? 3 सेंटीमीटर की। अगर कोई बिंदु 3 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर होगा तो बाहर होगा ना। अगर 4 सेंटीमीटर वाला होगा तो जब केंद्र से दूरी नापेंगे तो 4 सेंटीमीटर तो बाहर ही बनेगा ना। लेकिन अगर 3 सेंटीमीटर से कम रहा होगा तो अंदर ही रह जाएगा। तो अगर त्रिज्या से बड़ी डिस्टेंस है ना आपके पास में, या फिर ये त्रिज्या से बड़ी डिस्टेंस है किसी की भी बिंदु की दूरी है ना, बिंदु की आपके पास में दूरी जो है, बिंदु की दूरी ऐसे कहें है ना। अगर बिंदु की दूरी त्रिज्या से अधिक है तो बाहर वाले हिस्से में होगा, यानी कि किस में होगा? फिर बहिर्भाग में होगा। लेकिन अगर कम है इस वाले केस में बिंदु की दूरी जो है अगर कम है, ठीक है ना, कि दूरी अगर कम है तो बेटे फिर कहां होगा वो बताओ? फिर वो अभ्यंतर में होगा। तो दूरी कम है ज्यादा है, त्रिज्या से अधिक है, तो इसका मतलब ये बहिर्भाग में होगा आपके पास में, इस वाले में है ना, एक्सटीरियर पार्ट में होगा। ओके, ये वाला ऑप्शन सही है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। मैंने चिल्ला के पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग किसी वृत्त की जीवाएं खींचें, किसी वृत्त की जीवाएं ऐसे खींचें, ऐसे करते हुए, तो सबसे बड़ी जो जीवा आएगी ये बीच वाली होगी, जो केंद्र से होती हुई जाएगी, वो व्यास होती है। तो यहां व्यास लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डायमीटर। कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। एक चाप होता है, अभी देखते हैं क्या, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। बहुत बढ़िया। मतलब कि अगर हमारे पास में एक चाप है कोई भी, और इसका चाप के जो सिरे हैं, वृत्त का जो व्यास है ना, वृत्त का जो व्यास है, व्यास हमेशा केंद्र से जाता है, इसके सिरे ये हैं, तो ये जो चाप है ये क्या बनेगा बताओ? ये लघुना है ना, तो ये लघु है ना ये दीर्घ है, दोनों बराबर है ऊपर नीचे। इसको कहते हैं अर्धवृत्त। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। एक चाप अर्धवृत्त होता है। क्या होता है? अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। ठीक है, ओके। वृत्तखंड एक चाप तथा, देखो वृत्तखंड की बात करते हैं। वृत्तखंड मैंने समझाया था आपको इंट्रोडक्शन के अंदर। क्या समझाया था बेटा? वृत्तखंड होता है जब एक जीवा है ना आपके पास में, एक जीवा जो है किसी वृत्त को काटती है तो 2 हिस्से बनते हैं। एक छोटा सा हिस्सा नीचे वाला, इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा इसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो जो वृत्तखंड होता है एक चाप तथा जीवा, ये देखो जीवा, ये तो चाप हो गया ना छोटा सा, लघु चाप, और एक जीवा से जो कटता है भाग उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो एक वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। जीवा के बीच का भाग होता है। एक वृत्त जिस तल में स्थित है उसे भागों में विभाजित करता है। मैंने बड़े अच्छे समझाया था इसको। अगर मेरे पास कोई भी, सपोज कर लो कि ये आपके पास आपकी कॉपी का पेज है और इस पर आपने एक वृत्त बनाया है,
तो ये वृत्त दो हिस्से तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाला भाग, यानी कि ये एक्सटीरियर भाग बाहर वाला हिस्सा, एक अंदर वाला हिस्सा, लेकिन एक हिस्सा है जो वृत्त के ऊपर ही होगा। अगर पॉइंट बनाए जाएं, एक तो पॉइंट बाहर होगा, एक पॉइंट अंदर होगा, लेकिन एक पॉइंट अंदर यहां पे इसकी परिधि में भी हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी तल वृत्त द्वारा तीन भागों में, कितने भागों में, तीन भागों में विभाजित होता है। और तीन भाग कौन से होते हैं, बहिर्भाग, अभ्यंतर, और एक ये वृत्त का अपना खुद का हिस्सा जो है परिधि। ओके, क्लियर है। इनको यार जो अभ्यंतर है, बहिर्भाग है, इनको अंग्रेजी में ज्यादा याद रखो, एक्सटीरियर इंटीरियर थोड़ा फील भी आता है। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। तो तीन भाग हुए, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, और एक इसकी सरकमफ्रेंस हो गई, यानी कि परिधि वाला जो हिस्सा है वो वाला। ठीक है, तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, वो सत्य असत्य वाले हैं, उनको भी जरा कराते हैं, फिर ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो जा रही है फटाफट। चलिए बेटा, अब इसके दूसरे क्वेश्चन के अंदर बातचीत होनी है सत्य असत्य की, लेकिन सत्य असत्य के साथ साथ आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, इन चीज़ों को करना जरूरी रहता है। कुछ लोग हल्के में लेके छोड़ देते हैं और फिर कुछ पॉइंट्स फंस जाते हैं कभी, तो क्योंकि उन्हीं के कन्फ्यूजन उन्हीं को रहता है जो ऐसे ऐसे चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूजन सीधी सीधी बात है, जब तक आप चीज़ों को ढंग से समझोगे नहीं, मतलब इस तरीके की बातें आपके माइंड में क्लियर नहीं रहेंगी, तो कन्फ्यूजन हमेशा बना रहेगा। तो अब कन्फ्यूजन ना बने तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें मैं सत्य या असत्य बताना है, सोच करके ही बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, ऐसे नहीं चलेगा काम। पहला क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र को वृत्त की किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या होता है। देखो, अगर यहां पे मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ऊपर क्वेश्चन कर दूंगा, नीचे की तरफ मेरा थोड़ा रफ वर्क वाला रहेगा, कि अगर कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र और वृत्त पर किसी बिंदु, वृत्त पर सपोज कर लो कोई बिंदु है, इसको अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बनता है, बताओ, त्रिज्या तो बनती है। तो बात बेचारा सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, तो इसको सत्य कहते हैं, उसमें ज्यादा कुछ छेड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। ये बात कुछ उल्टी लग रही है मेरे को। ये वृत्त है, इसमें एक जीवा ये बनेगी, एक जीवा ये बनेगी, एक जीवा ये बनेगी, ऐसे बहुत सारी जीवाएं बन जाएंगी, अपरिमित जीवाएं बन जाएंगी, बहुत सारी जीवाएं बन जाएंगी। सबसे पहली बात तो गलत उसने यही कर दी, समान लंबाई की जीवाएं होंगी ही नहीं, जीवाओं की लंबाइयां अलग अलग होंगी, है ना। और तो यही बात गलत हो गई, तो पूरी बात गलत है। और परिमित का मतलब गिने जाने वाली, इसके अंदर तो अनगिनत बन सकती है ना, ऐसे भी तो बन सकती हैं, जरूर थोड़े ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे भी जीवाएं बन सकती हैं, ऐसे भी बन सकती हैं, तो बहुत सारी बन सकती हैं। तो ये असत्य बात है, ये बात सही नहीं है, उसको कोई असत्य है, ये फॉल्स है। ठीक है, यदि एक वृत्त, तीसरा क्वेश्चन, यदि एक वृत्त को तीन बराबर चापों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। अच्छा, इसको सोच लो जरा, इसको समझ लो, क्योंकि जो वृत्त होता है बेसिकली आप समझे, इसके सेंटर में जो पूरा कोण घूम के बनता है वो 360 बनता है बेसिकली। भाई पूरा चक्कर 360 का ही होता है। अगर मैं इसके तीन हिस्सों में डिवाइड करूं तो तीन कम तीन, तीन दूनी 6 और 120, यानी कि आपके पास में इसके जब तीन हिस्से होंगे आपके पास में, ठीक है, तीन हिस्से होंगे तो ये तीन 120-20 के होंगे। कितने के होंगे, 120-20 के। तो कह रहा है एक चाप ये बनेगा, सपोज कर लो ये P है, ये Q है, ये R है, तो भाई ये एक चाप ये बना, एक चाप ये बना, एक चाप ये बना, तीन बराबर चाप बनेंगे, इतना तो कंफर्म है, तीन बराबर चाप बनेंगे इतना तो कंफर्म है। लेकिन वो दीर्घ बनेंगे या नहीं बनेंगे उसको देखना पड़ेगा। दीर्घ चाप कौन सा होता है हम बताते हैं। देखो, अगर ये होता है, ये आपका केंद्र है, अगर आपके पास में सपोज कर लो ये व्यास है, इसके व्यास के सिरों की बात करें तो ये एंगल बनता है 180, 180 ऊपर 180 नीचे। तो 180 से छोटा अगर कोण बनता है, सपोज कर लो ये P और Q यहां ना होकर के P यहां पे आ जाता है ना, यहां ना होकर के यहां से हटा करके हमने इसको यहां ले लिया, तो ऐसा बनता, तो ये 180 से कम एंगल बनता कुछ, 180 तो पूरा ये होता ना। तो बस, अरे इतना घुमाने की बात नहीं है, अगर 180 से बड़ा चाप जो है केंद्र पर, अगर 180 से बड़ा कोण बना रहा है, ठीक है ना, आपके पास में कहा ये जो चाप अगर जो है केंद्र पर 180 से बड़ा कोण बना रहा है तो दीर्घ है, 180 से छोटा बना रहा है तो लघु है। तो इसमें से जो इतने कोण बन रहे हैं वो सारे 120-20 है, यानी कि 120 तो हमेशा 180 से छोटा होता है। तो बात खत्म हो गई, दीर्घ नहीं होगा, लघु बनेंगे, तो ये भी असत्य है। ये कैसा है, असत्य है आपके पास। तो तीसरा पार्ट इसका हमने असत्य का।
अब है, ध्यान दो, फोर्थ पार्ट, वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या की दोगुनी हो। बहुत बढ़िया, त्रिज्या की दोगुनी हो, है ना। त्रिज्या अगर r है, इसकी दोगुनी हो, है ना, तो वृत्त का व्यास होता है। बिल्कुल सही बात है। आप एक बात करें कि ये है आपकी जीवा, ये r है, ये भी r है, तो इसका मतलब ये तो व्यास ही बनेगा ना, ये तो व्यास ही बनेगा ना, और तो किसी कंडीशन में बनेगा नहीं, है ना। व्यास त्रिज्या का डबल होता है, आपको पता भी है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर आपको त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी है, इसमें 2 से गुणा करके आप 6 लिखोगे, इसको आप व्यास कह दोगे, है ना, आपके पास में। तो बेटे ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है आपके पास में। त्रिज्याखंड जीवा, अब त्रिज्याखंड की बात है, पहले त्रिज्याखंड को देख लो। त्रिज्याखंड क्या होता है, त्रिज्याखंड होता है जब त्रिज्या और चाप कोई हिस्सा काटते हैं, ये 2 त्रिज्याएं और ये चाप, है ना, 2 त्रिज्याएं और संगत चाप। त्रिज्याखंड जीवा एवं संगत चाप। जीवा का तो कोई जिक्र होता ही नहीं त्रिज्याखंड के अंदर, जीवा का जिक्र होता है वृत्तखंड के अंदर, जब हम इसको ऐसे काटते हैं। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये एक बात गलत हो गई, जीवा में त्रिज्याखंड की बात होती ही नहीं है, तो ये आपका हो गया असत्य। क्या हो गया, ये असत्य। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे ये त्रिज्याखंड ना कह के वृत्तखंड कहता, ये क्या कहता, वृत्तखंड कहता आपके पास में, है ना, तो फिर ये सत्य हो जाता। वृत्त एक समतल आकृति है, बिल्कुल एक समतल आकृति है। समतल आकृति मतलब किसी समतल पे इसको आराम से बनाया जा सकता है। समतल आकृतियों के बारे में आपको हमने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाई थी कि जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इस बोर्ड पे बनाई जा सकता है वृत्त, ओके। लेकिन अगर मैं बात करूं एक गोले की, जो कंचा आपका होता है ना, वो समतल आकृति नहीं है, क्योंकि उसको हम बोर्ड पे बनाएंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, वो ऐसा, है ना, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, कुछ ऊंचाई भी होती है, तो वो समतलाकृति नहीं है। हाँ, वृत्त एक समतलाकृति है, सत्य है। और क्यों है, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके सारे क्वेश्चंस इसके कवर हो गए हैं बेटा, और इस संबंध में और कोई बात नहीं है, और दमदार चीजें शुरू होंगी, पर में शुरू होंगी नेक्स्ट वीडियो से। तो अब इस वीडियो को, इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख करके आगे बढ़िएगा, तो भाई मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। धन्यवाद, आज इतना ही।